हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में डार्क टेल सीरीज की जंगली बाबा। संपादक संदीप गुप्ता, लेखक अंसार अख्तर और चित्रांकन बिट्टू। घने जंगल के मध्य स्थित लकड़ी के बने उस मकान को रात का अंधेरा अपनी गोद में समेट चुका था। इस रहस्यमय मकान के स्वामी जंगली बाबा का व्यक्तित्व भी कम रहस्यमय नहीं था। जरा देखे तो इस अंधेरी रात में वह किसे पुकार रहा है। आओ। जिनको पुकारा गया था वे जल्दी ही बाबा के निकट पहुंच गए। उसकी पुकार जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक पहुंच रही थी। बाबा का पुत्र शूमा मकान की खिड़की में खड़ा था। जब से होश संभाला है, बाबा के साथ इस जंगल में अकेला रहता आया हूं। आज तक किसी तीसरे इंसान से मेरी भेंट नहीं हुई और बाबा को तो सिर्फ बिल्लियों के साथ खेलने की सनक है। बाबा ने बिल्लियों के सामने दूध का बर्तन रखा तो वे दूध पर टूट पड़ी। पियो, सब पी जाओ। शाबाश। मैं अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, उसे भी खाना खिलाना है। बाबा जब शूमा के साथ खाने पर बैठा, मैं खाना नहीं खाऊंगा बाबा। क्यों? मैं जंगल के एकांत जीवन से ऊब चुका हूँ। तुम तो बिल्लियों से अपना दिल बहला लेते हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरा दिल अपने जैसे इंसानों के बीच जाने को चाहता है। इंसानों के बीच जाकर तो खुश नहीं रह सकता बेटा। इस संसार में सबसे बुरा और खतरनाक प्राणी इंसान ही है। मुझे इंसानों से सख्त घृणा है, इसलिए तो जंगल में रहता हूँ। लेकिन मुझे इंसानों से घृणा नहीं, मैं कुछ मित्र बनाना चाहता हूँ जिनके साथ हंस खेल सकूँ। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे, फिर देखता हूँ तेरे लिए क्या किया जाए। अगली रात जब दोनों खाना खाने बैठे तो ठक ठक, कोई है अंदर। शूमा ने पहली बार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। ये कैसी आवाज़ है बाबा? बाहर कौन है? पूछ क्या रहा है, कुछ जाकर देख ले। दरवाजे पर शूमा को पहली बार तीसरे इंसान के दर्शन हुए थे। आदमी? मैं एक शिकारी हूँ भाई, जंगल में दूर निकल आया और रात हो गई। क्या सुबह तक यहाँ ठहर सकता हूँ? बड़ी खुशी से, जल्दी भीतर आओ। एक इंसान से भेंट करके शूमा बहुत खुश था। अपने हिस्से का भोजन उसने मेहमान को परोस दिया था। खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध पिलाता हूँ। बहुत खुश है शूमा। खाने के बाद शूमा घंटों मेहमान से बातें करता रहा। मुझे बताओ, शहर कैसे होता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? शहर के लोग अच्छे नहीं होते शूमा, तुम उनसे दूरी रहो तो अच्छा है। सुबह व सूर्य की पहली किरण फूटते ही शिकारी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा शूमा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ शिकारी, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। उसके जाने से शूमा उदास हो गया था। फिर दूसरी रात आई। शूमा खाने की तैयारी कर रहा था कि ठक ठक ठक, शूमा ने लपक कर दरवाज़ा खोला था। हे भगवान, एक और आदमी। मैं एक संगीतकार हूँ भाई, अपने गांव की ओर जाते हुए रास्ता भटक कर इधर आ निकला। शूमा ने खुश होकर उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया और फिर उसका संगीत सुनने बैठ गया। वाह, क्या मधुर संगीत है। सुबह का सूर्योदय होते ही, मुसाफिर, तुम अभी तक गए नहीं? सुबह तो हो चुकी। जा ही रहा हूँ बाबा जी। बाबा, क्या हम इसे एक दिन और नहीं रोक सकते? नहीं, इसे जाना ही होगा। मैं खुद इसे जंगल से बाहर तक छोड़ाऊंगा। इस मेहमान के जाने से भी शूमा बहुत दुखी था। कुछ देर बाद बाबा वापस आ गए। इंसानों से मिलकर अब तो तुम खुश हो ना शूमा? हाँ, लेकिन मैंने आज तक कोई महिला नहीं देखी। मैं किसी महिला से मिलना चाहता हूँ। महिलाएं देखने में सुंदर ज़रूर होती हैं शूमा, मगर वह खतरनाक भी होती है। बड़े बड़े महापुरुषों को महिलाएं बर्बाद कर चुकी हैं। फिर भी मैं एक महिला से मिलना चाहता। अगली शाम जब शूमा जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। अरे महिला! मेरा नाम शीना है सुंदर युवक। रास्ता भटक कर इस जंगल में पहुंच गए। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? ज़रूर शीना, मुझे पता नहीं था कि महिलाएं इतनी सुंदर होती। शोमा ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं डाल दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा, वहाँ तुम आराम से रहना। धन्यवाद शोमा। कुछ देर बाद बाबा भी उस मार्ग से गुजरा। ओह, शोमा काटी हुई लकड़ियाँ यहीं डाल गया, यानी उसकी आज की रात की मेहमान आ चुकी है। बाबा की हंसी बहुत ही रहस्यमय था। बाबा जब घर पहुंचा, आओ बाबा, देखो, एक सुंदर युवती आज हमारी मेहमान है। मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। ठीक है शोमा, लेकिन ये लड़की सिर्फ एक रात यहाँ रुक सकती है। सुबह होते ही इसे वापस जाना होगा जहाँ से ये आई है। पूरी रात शोमा और शीना ने बातें करके गुजार दी। ऐसा लगता था जैसे वे वर्षों के परिचित।
तुम बहुत अच्छी हो शीना, तुम भी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सुबह हो चुकी है लड़की, अब तो मैं वापस जाना होगा। जी बाबा जी। शीना के चले जाने के विचार से व्याकुल हो उठा शू। मुझे छोड़कर मत जाओ शीना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शूमा, तुम कहोगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अचानक ही बाबा की आंखों में क्रोध उतर आया। होश में आओ शीना, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें वापस जाना ही होगा। अपना खेल बंद करो अब। क्रोध में दरवाज़ा बंद करते हुए बाबा बाहर निकल गया था। मेरे बाबा कह रहे थे शीना, तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो क्या? नहीं शोमा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, इसी से बाबा चिढ़ गए। चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता। दोपहर शूमा को जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना पड़ा था। अंधेरा होने पर वह वापस लौटा। मैं लौट आया हूँ शीना, मगर शीना की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। शूमा ने पूरा घर छान डाला। शीना, शीना कहाँ हो तुम? मगर शीना घर में नहीं थी और बाबा का भी कुछ पता नहीं था। शूमा घबराकर बाहर भागा। शीना से नाराज थे बाबा, भाई उसे कहीं ले गए, मैं शीना को वापस लाऊंगा। पेड़ों के एक झुंड के नीचे बाबा और शीना मौजूद थे। बाबा मंत्र पढ़ रहा था। शीना सहमी हुई थी। मुझे वापस मत भेजो बाबा, मैं शूमा के साथ रहूंगी। चुप कर, तुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी शूमा वहां पहुंचा था। ओह बाबा, ये क्या कर रहे हैं? आई। बाबा ने बाबा का जादू शीना पर चढ़ने लगा था। शू। पलक झपकते ही शीना वहां से हमेशा के लिए जा चुकी थी। बाबा ने अपने जादू से उसे बिल्ली के रूप में बदल दिया था। शूमा ने यह सब देखा तो क्रोध में बाबा की ओर झपटा। मेरी शीना को बिल्ली बना दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठहरो, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है शूमा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन शूमा क्रोध में अपने होश खो चुका था। उसने कुल्हाड़ी का वार किया। उफ, ये क्या कर डाला मूर्ख, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक बार फिर वही दृश्य था। आ आई म्याऊ। देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। शीना असली इंसान नहीं थी, वह एक पिल्ली थी जिसे मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जादू से लड़की बनाया था। हमारे यहाँ आने वाला शिकारी और संगीतकार भी बिल्लियाँ ही था। तुम्हारा मन बहलाने के लिए ही मैं उन्हें आदमी बना देता था। और तुम भी मेरे बेटे नहीं थे, बल्कि इंसान भी नहीं थे। जंगल के एकांत से उगकर मैंने तुम्हें पिल्ले से इंसान बनाया था, ताकि मेरा मन बहला रहे। लेकिन तुम्हें इंसान बनना रास नहीं आए। मुझे मारकर तुमने जो मूर्खता की है, अब उसका दंड भुगतो। ये कहते हुए बाबा ने प्राण त्याग दिए। अब जंगल अब जंगल बाबा के सराहने बैठे बिल्ली की चीखों से गूंज रहा था। मैं रो रहा था और रोए जा रहा था। म्याऊ म्याऊ। समाप्त। तो दोस्तों, अगली कहानी है भूतों के मेहमान। इसके लेखक हैं डॉक्टर S K गुप्ता और चित्र बनाए हैं रुद्रा फीचर्स। घनघोर काली रात में सड़क का सीना रौंदती ये कार तीव्र गति से अपना सफर तय कर रही थी। सुंदरनगर, 300 किलोमीटर। कार में सवार हरीश और गिरीश नामक ये दोनों युवक व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर से वापस लौट रहे थे। हरीश, इस बार का टूर तो बहुत ही कामयाब रहा। हाँ, इस डील में हमें पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। इसी पल एक तीव्र झटका खाकर कार का इंजन बंद हो गया। खर्र खर्र। क्या हुआ गिरीश, गाड़ी क्यों बंद हो गई? मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। गिरीश ने नीचे उतरकर बोनट खोला। इंजन बहुत गर्म हो गया है हरीश। यार, हमें कुछ घंटे रुकना होगा इस जंगल में। मजबूरी है भाई, वैसे मैंने कुछ ही पीछे एक रास्ता बाईं तरफ जाते देखा था, शायद उधर कोई बस्ती हो, वहाँ आराम करेंगे और एक आध पैक विस्की पियेंगे। तो चलो सूटकेस उठा लें, उसमें विस्की की बोतल है। दोनों पैदल ही उस ओर चल दिए थे। ये तो कच्चा रास्ता है, गाँव के रास्ते कच्चे ही होते हैं भाई, आओ चलते हैं। कुछ ही दूरी पर एक बस्ती के आसार नजर आ रहे थे। तुम्हारा अनुमान ठीक निकला, वो देखो सामने बस्ती है। शीघ्र ही वह बस्ती की पहली इमारत के निकट पहुंच गया। ये तो गांव का स्कूल लगता है। कैसा स्कूल है ये? ऐसा लगता है यहाँ बरसों से किसी ने पाँव नहीं रखा है। तभी टॉर्च के प्रकाश का दायरा एक पेड़ पर पड़ा। अरे, ये तो फांसी का फंदा है। हाँ, लेकिन स्कूल परिसर में फांसी के फंदे का क्या काम? जब कोई आदमी नजर आएगा तो उससे ये बात जरूर पूछेंगे। आओ। कमाल है, कैसी बस्ती है, इंसान तो क्या जानवर तक दिखाई नहीं देता। लगता है बस्ती वीरान है। अचानक हरीश चिल्लाया था। नहीं गिरीश, बस्ती वीरान नहीं है, उधर देखो, वो लोग हमें देख रहे हैं। उन्हें अपनी ओर देखते पाकर झांकने वाले पीछे हट गए थे। हम अजनबी हैं ना, शायद इसलिए वो हमसे डर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, शायद कोई सराय वगैरह मिल जाए।
कुछ आगे बढ़कर उन्हें एक सराय नुमा इमारत दिखाई दी जिसका द्वार खुला हुआ था। ये सराय हो सकती है, भीतर रोशनी भी है। हे, आइए, आपका स्वागत है। दोनों को प्रवेश करते देख सराय का बूढ़ा मालिक उठ खड़ा हुआ। हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है मियाँ? ओह, लगता है 100 वर्ष पुरानी किसी सराय में आप पहुंचे। जरूर मिलेगी साहब, मैं आपको यहाँ का सबसे शानदार कमरा दूंगा, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, खाना हम खा चुके हैं। ये व्यक्ति तो भूत जैसा लगता है। बूढ़ा उन्हें पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले गया। ये रहा आपका कमरा, यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। धन्यवाद पड़े मियाँ। बूढ़ा उन्हें छोड़कर तुरंत ही नीचे चला गया था। गिरीश, ये कमरा भी 100 वर्ष पुराना लगता है। ज़रा इस पुराने फर्नीचर को देखो। हाँ यार, मुझे तो इस बस्ती में कुछ गड़बड़ लगती है। तभी किसी का ठहाका सुन दोनों बुरी तरह चौंक उठे। हे हा 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 हा। ठीक कहा तुमने, ये मौत की बस्ती है और आज रात तुम दोनों की बारी है। कौन हो तुम? क्रिश, ये व्यक्ति कमरे में तो दिखाई नहीं देता। हा हा हा, तुम मुझे सिर्फ शीशे में ही देख सकते हो क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। मेरा नाम बौलान है। शहर शहर घूमकर जादू का खेल दिखाना मेरा पेशा था। आज से 100 वर्ष पूर्व मैं इस कस्बे में अपना खेल दिखाने आया था और इसी सराय में ठहरा था। ये कहते हुए बौलान की छवि आईने से गायब हो गई थी और बस्ती के मैदान का दृश्य उभर आया था। साहिबान, आज मैं आप लोगों को मिस्र का काला जादू दिखाऊंगा। कोई एक बालक आ गया है। अब देखिए साहिबान, मेरे जादी डंडे का कमाल। 1 मिनट बाद गायब हो जाएगा बोरी में बंद ये बच्चा। लेकिन 1 मिनट बाद, अरे, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये गायब क्यों नहीं हुआ? बोरी खोलो जादूगर, वरना बच्चे का दम घुट जाएगा। जब जादूगर बौलान ने बोरी खोली तो ओह, जादूगर ने मार डाला इसे। ये तो मर गया। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। शायद भय के कारण इसकी हृदय गति रुक गई है। मेरी बात सुनो। भीड़ को रुकता ना पाकर जादूगर भाग खड़ा हुआ था। पकड़ो, जाने दो मुझे। मुझे सराय के भीतर छुप जाना चाहिए। जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो जाता, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। तभी मार डालो, छोड़ दो मुझे, पकड़ो। लोगों की भीड़ जादूगर को घसीटते हुए गांव के स्कूल के मैदान में ले गई। इस जादूगर के बच्चे की हत्या के आरोप में हम सब फांसी देंगे। नहीं, अब तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे। अतः मरने से पहले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद से हर रात तुम लोग इसी तरह बस्ती के एक आदमी को पकड़कर फांसी पर लटकाते रहोगे। और जब बस्ती वीरान हो जाएगी तो उसके निकट से गुजरने वाले यात्रियों को फांसी दोगे। तुम्हारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रहती दुनिया तक तुम लोग अपने यही पाप दोहराओगे। इसके बाद आईने का दृश्य बदल गया और बोलान दिखाई दिया। उन लोगों ने मुझे फांसी देकर मार डाला और आज तक वे मेरे श्राप से बंधे। आज बहुत दिनों के बाद तुम लोग उनके हाथ लगे, अतः अब वे तुम्हें फांसी देने की तैयारी कर रहे होंगे। हा 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 हा। मगर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो इस बस्ती के निवासी भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बस्ती में आने वाले हर व्यक्ति को मेरे श्राप को भोगना होगा। बस्ती वाले तुम्हें लेने के लिए कुछ ही देर में इस कमरे में पहुंचेंगे। इसके साथ ही बोलान की छवि अदृश्य हो गई थी। तभी बाहर से बहुत से लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। पकड़ो, मार डालो। ये क्या है? बाहर का दृश्य देखकर दोनों कांप कर रह गए थे। उफ, वे लोग हमें लेने आ रहे हैं, भागो यहाँ से। मगर हम जाएंगे कहाँ? वे भागकर कॉरिडोर में पहुंचे तो शोर की आवाज़ें तेज हो चुकी थी। पकड़ लो, ऊपर चलो। वे नीचे पहुंच चुके हैं। घबरा कर दोनों बराबर वाले कमरे में घुस गए। रक्षा कर भगवान। तभी भीड़ ऊपर आ पहुंची। दरवाज़ा तोड़ डालो। उन्होंने दूसरे कमरे में झाँक कर देखा। पकड़ो। भीड़ के भीतर जाते ही गिरीश को एक व्यक्ति सूझ गई, एक युक्ति सूझ गई। हरीश, सूटकेस से विस्की की बोतल निकाल जल्दी। लेकिन क्यों? कहते हैं आत्माएं आग से डरती। हम आत्माओं को भीतर कैद कर दरवाजे में आग लगा देंगे। आग की वजह से वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, हम भाग निकलेंगे। दरवाजे पर विस्की छिड़ककर गिरीश ने आग लगा दी। भक। आग लगते ही भीतर से भयानक शोर उठा था। आई! भागो हरीश। दोनों सिर पर पांव रखकर भागे थे। अपनी कार तक वे सुरक्षित पहुंच गए थे। शुक्र है स्टार्ट हो गई। कुछ ही पल में वे उस बस्ती से दूर निकल गए थे। रास्ते में पड़ने वाले पहले कस्बे में रुककर वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारी को अपने साथ बीती घटनाएं सुनाई। हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं इंस्पेक्टर। मुझे तो लगता है आप लोग कोई सपना देख कर आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बस्ती होने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मैं अपने बचपन से सिर्फ खंडहर देखता चला आ रहा हूँ। हो सकता है
वे खंडर किसी बस्ती के हों। उन दोनों की जिद करने पर सुबह इंस्पेक्टर उनके साथ उस स्थान पर पहुंचा। देख लीजिए, यहाँ सब में खंडर है। असंभव, रात हमने यहाँ जो कुछ देखा वह सपना हरगिज नहीं था। हा हा हा। फिर तो मैं यही कहूँगा कि कल रात आप भूतों के मेहमान रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद ही कोई हमारी इस कहानी पर विश्वास करेगा। जो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं वे हमारी बात को अवश्य सच मानेंगे। तो पाठकों, एक सच्ची कहानी हमने सुना दी। अब विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर है। समाप्त। तो दोस्तों, अगली कहानी है मंथाली का शांक। हिमालय के इन दुर्गम एवं कठिन रास्तों पर यात्रा करना मौत से पंजा लड़ाने के समान था। हर मोड़ पर अनहोनी घात लगाए बैठी थी। बहुत खतरनाक रास्ता है मदन सिंह, अभी और कितना ऊपर जाना होगा? हम बस्ती के निकट पहुंच चुके हैं धर्म सिंह, चलते रहो। पहाड़ी मैदान में अशिक्षित नागाओं की बस्ती में अजनबियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्यों आए हो तुम लोग? हम पर्यटक हैं। सुना है इस बस्ती के निकट मंथाली की गुफा है, हम वही देखने आए। मंथाली की गुफा में अजनबियों का जाना मना है, तुम लोग वापस जाओ। इतना खतरनाक सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम मंथाली के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी यहाँ जिद है, अगर यही जिद है तो मंथाली के दर्शन करा दिए जाएंगे, अगर उसकी ओर बुरी नज़र न डालना। रात उन्होंने एक झोपड़ी में बिताई, फिर सुबह एक नागा उन्हें मंथाली की गुफा के मुहाने पर पहुंचाया है। बड़ा रहस्यमय स्थान है, अभी तुमने देखा ही क्या है, भीतर चलो। गुफा के भीतर मंथाली की प्रतिमा स्थापित थी। उफ, कितनी कुरूप महिला है ये, लेकिन उसका सुंदर और अनमोल हार भी तो देखो। तभी कोबरा, उफ, ये कहाँ से आ गया? मंथाली के हार पर बुरी नज़र डालोगे तो घाटे में रहोगे। उस हार पर एक भयानक श्राप का प्रभाव है। तुम कौन हो? मैं तो हार को सिर्फ निकट से देखना चाहता हूँ। मैं जागू हूँ, मैं जांगू हूँ, इस गुफा का प्रहरी। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती शहरी बाबू, फौरन यहाँ से लौट जाओ। भूत की औलाद, अब तो मंथाली का हार लेकर इस बस्ती से जाऊंगा। धर्म सिंह जबरदस्ती उसे गुफा से बाहर ले आया था। मदन, क्या तुम उस हार के चक्कर में ही आए हो? हाँ धर्म सिंह, मुझे वह हार अपनी प्रेमिका शोभना के लिए चाहिए, तभी वह मेरी जीवन संगनी बनना स्वीकार करेगी। वह धर्म सिंह को शोभना के विषय में बताने लगा। शोभना बहुत सुंदर और धनवान है। आभूषण, कीमती हीरे तथा रत्न उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। इन आभूषणों और हीरे जवाहरात ने तुम्हें और भी सुंदर बना दिया शोभना। तुम में कोई कमी नहीं है। सच? एक कमी है मदन, मेरे गले में मंथाली का हार नहीं है। वो हार मुझे ला दो मदन, तभी मैं तुमसे विवाह करूं। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं अपनी जान पर खेलकर भी मंथाली का हार ले आऊंगा। ओह, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वह हार चुराने जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आता। तभी उन्हें चारों ओर से नागाओं ने घेर लिया। तुम लोगों को तुरंत यहाँ से जाना होगा। हम नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारी लाशें जाएंगी। जांगू तुमसे नाराज हो चुका है। ठहरो, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे मदन। चलो, मैं वापस जाना होगा, लेकिन मैं हार लिए बिना नहीं जाऊंगा। बस्ती वासियों ने उन दोनों को उसी समय वापसी के लिए बाध्य कर दिया था। जाओ, निकल जाओ। उन्होंने यात्रा आरंभ की तो चांगू ने भी गुफा से बाहर आकर उनकी ओर देखा था। कह अभी तक हार के लालच से मुक्त नहीं हुआ। बस्ती से कुछ दूर आने के बाद, जीप रोको धर्म सिंह। उफ, अब क्या हुआ? मैं वह हार लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। मान जाओ मदन सिंह, वह हार मनहूस है, लेकिन मेरे लिए वह हार सौभाग्य का प्रतीक है। मंथाली का हार पहनकर ही शोभना मेरी दुल्हन बनेगी। तुम अगर साथ आना चाहो तो आ सकते हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मदन सिंह अकेले ही मंथाली की गुफा की ओर बढ़ चला। जांगू समझ रहा होगा कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। जल्दी वह गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। बस्ती वाले भी जा चुके हैं, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं। चोरों की बातें उसने गुफा में प्रवेश किया। अगर जांगू मेरे रास्ते में आए तो उड़ा दूंगा साले के। मुझे बाहर लेकर ही जाना। मंथाली की प्रतिमा के निकट अब एक मशाल जल रही थी। जांगू मेरा काम आसान करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करके गया। तभी ओ, ये फिर आ गया, लेकिन मुझे रोक नहीं सकेगा। सिर्फ एक गोली, फाय! गोली चलते ही मशाल स्वयं बुझ गई। फक! ओह, शायद हवा से मशाल बुझ गई। मेरी गोली सांप को लगी थी, वो मर गया होगा। अचानक उसके पाँव को ठोकर लगी तो ओ, ये तो जांगू है, इसे किसने मार डाला? और वह कोबरा कहाँ गया? चमचमाते हार को देखकर मैं सांप को भूल गया। यही चाहिए मुझे, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगले ही पल हार उसकी जेब में पहुंच चुका था। हा 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 हा, अब शोभना मेरी बन जाएगी। फिर वह सिर पर पाँव रखकर भागा था। आ गया बाहर।
अगले ही पल उसकी खुशी काफुर हो गई। तो तुम बहुत जिद्दी हो तुम शहरी बाबू, आखिर मंतारी का हार उतारी लाए। हाँ, अब वह हार मेरा है, हट जाओ रास्ते से। अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाओ, चले जाओ। जीप की ओर दौड़ते हुए मदन संशय में था। उन्होंने मुझे इस तरह जाने क्यों दिया? कहीं पीछे से हमला तो नहीं करेंगे? लेकिन वह जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। धर्म सिंह, आ गए तुम? क्या हार भी ले आए हो? हाँ, अब फौरन यहाँ से चलो। जीप फौरन ही रवाना हो गई। तुम मुझे सीधे एयरपोर्ट पहुंचाओगे धर्म सिंह? मैं फौरन शोभना के पास जाना चाहता हूँ। कुछ घंटों बाद मदन सिंह विमान में उड़ान भर रहा था। मैं आ रहा हूँ शोभना। दूल्हे की बात ही सच कर वह शोभना के घर पहुंचा था। मेम साहब बेडरूम में आपकी प्रतीक्षा कर रही। बेडरूम में? आ गए मदन, मेरा उपहार लाए हो? लाया हूँ प्रिय। यह हार पहनकर तुम में कोई कमी नहीं रहेगी शोभना। तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री दिखाई दोगी। धन्यवाद प्रिय। हार गर्दन में पड़ते ही शोभना का चेहरा धुआं होने लगा। मदन, क्या हुआ शोभना? तुरंत ही धुआं छट गया और शोभना का चेहरा देखकर मदन की सांस घुटने लगी। मंथाली, ये क्या हो गया? तभी कमरे में जंगू का स्वर गूंजा था। शहरी बाबू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह हार एक भयानक श्राप के प्रभाव में, और वह श्राप यही है कि जो स्त्री इसे पहनेगी वह मंथाली की तरह कुरूप बन जाएगी। मदन के लिए यह आघात जानलेवा बन गया था। उसके हृदय की गति रुक गई थी। सैम को आईने में देखकर शोभना भी खड़ी नहीं रह सकी थी। हे भगवान! हा 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 हा। कमरा जंगू और मंथाली के ठहाकों से गूंज रहा था। समाप्त। तो दोस्तों, अगली कहानी है ज्योमेट्री का खेल, काला जादू। लेखक हैं इनके अंसार अख्तर और चित्रांकन किया है आदिल खान ने। पूरे महीने का जेब खर्च जमा करके दीपक ने उसे तांत्रिक बाबा के चरणों में रख दिया। इसे स्वीकार करो महाराज, और मुझे काला जादू सीखने की किताब दे दो। तांत्रिक ने भेंट स्वीकार कर ली थी। ले यह पुस्तक, इसमें प्रेतों को वश में करने के मंत्र लगे हैं। अब तू अपने सब कष्ट स्वयं ही दूर कर सकेगा। धन्यवाद महाराज। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दीपक तांत्रिक से लाई पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। प्रेत को वश में करके उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। क्या पढ़ रहे हो दीपक? पुस्तक है डैडी। तुम्हें ज्योमेट्री का अभ्यास करना चाहिए। 2 साल से उसी में फेल होते आ रहे हो। इस बार ऐसा नहीं होगा डैडी। यही अच्छा है। अगर इस बार भी ज्योमेट्री में फेल हो गए तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुम्हें फैक्ट्री में काम पर लगा दूंगा। जी डैडी। डैडी के जाने के बाद इस बार तो मैं ज्योमेट्री में फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री का पेपर मेरे स्थान पर वह प्रेत देगा जिसे मैं काले जादू द्वारा अपने वश में करने जा रहा हूँ। उसने काले जादू की पुस्तक उठाई। पुस्तक में लिखा है, प्रेत को बुलाने का मंत्र पढ़ने से पूर्व अपने गिर्द सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक है। पहले एक बड़ा वृत्त, उसके मध्य एक दूसरे को काटते 2 त्रिभुज इस प्रकार बनाने हैं कि एक तारे की आकृति बन जाए। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले ये सामान हटाया जाए। चौक लेकर फर्श पर रेखाएं खींचनी प्रारंभ की। प्रेत इस सुरक्षा घेरे को पार करके मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। सुरक्षा घेरे के बीच बैठकर मंत्र पढ़ने आरंभ किए। जय भैरव। काफी देर तक मंत्र का जाप करने के बाद एकाएक कमरे में किसी का भयानक ठहाका गूंज उठा। हा 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 हा। प्रेत आ रहा है, मुझे मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। आओ भैरवनाथ। अगले ही पल कमरे में धुएं का बवंडर प्रकट हुआ। जय भैरवनाथ। शू। फिर उस धुएं ने प्रेत की आकृति धारण की। हा 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 हा। क्यों बुलाया है मुझे? हे भगवान, कितना डरावना है। दीपक ने अपना भय छुपाकर शांत स्वर में कहना आरंभ किया। मेरा एक काम कर दो। कल मेरा ज्योमेट्री का पेपर है और मैं ज्योमेट्री में बहुत कमजोर हूं। हा 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 हा। हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम ज्योमेट्री में वाकई बहुत कमजोर हो। प्रेत उसके खींचे सुरक्षा घेरे को पार करके निकट आ गया था। हा हा हा। प्रेत को बुलाने से पूर्व सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक होता है मूर्ख। प्रेत का शिकार बनते हुए इसके मस्तिष्क में अंतिम विचार उभरे थे। उफ, मैंने जो व्रत और त्रिभुज बनाए थे वो पूर्ण नहीं थी, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री ही तो कमजोर है। आ मुफ्त में पास होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उस पढ़ाई से जी चुराने वाले छात्र को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, डार्क टेल की इस कॉमिक बुक को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।